Hello everyone, this is Ayushi and I am back with class 12th lecture series on psychology. So आज ये हमारा लास्ट पार्ट है और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। यानी कि हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे असेस कर सकते हैं या हम उसे कैसे नाप सकते हैं। तो इसके बेसिकली कई तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम अपनी पर्सनालिटी को नाप सकते हैं या हम उसे समझ सकते हैं और गहराई से। सो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम अपने पर्सनालिटी के असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए सबसे पहला रिपोर्ट हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर यूज करते हैं। इसको गॉर्डन एल्पॉर्ट नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि अपने व्यक्तित्व को नापने का या समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम किसी इंसान से अगर हम उसके बारे में पूछते हैं तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है। इसको हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर कहते हैं जिसमें हम एक इंसान से उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड टेस्ट्स होते हैं यानी कि इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ना बदले जा सकते हैं ना उसका फॉर्मेट चेंज किया जा सकता है। ये एक स्ट्रक्चर में रहते हैं। इस टेस्ट के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हम वर्बली लेते हैं यानी कि बोलकर या लिखकर। और ये जो मेथड होता है इसमें ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है यानी कि जिसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है, वो अपनी भावनाओं को उस टेस्ट के क्वेश्चंस के हिसाब से व्यक्त करे और अपने बारे में चीजें बताए। जो इसके रिस्पॉन्सेज होते हैं यानी कि सब्जेक्ट जो भी आंसर्स लिखता है उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर करते हैं यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो हम कैलकुलेशंस करके चीजें निकालते हैं या कंक्लूड करते हैं उसे हम क्वांटिटेटिव मेजर कहते हैं। फिर उसके बाद इसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो फेस वैल्यू पे कलेक्ट किए जाते हैं यानी कि जो एक सब्जेक्ट रिस्पॉन्स देता है, जो आंसर वो देता है, हम उसी आंसर को मानते हैं, उसको मैनिपुलेट या बदलते नहीं। तो ये हो गया सेल्फ रिपोर्ट मेजर के बारे में। अब हम कुछ प्रकार के सेल्फ रिपोर्ट मेजर को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट मेजर है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी या तो शॉर्ट फॉर्म में एमएमपीआई। इसको हैथवे और मैकिनली नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बनाया था। ये साइकोट्रिक डायग्नोसिस यानी कि कोई भी अगर किसी को मानसिक बीमारी है या उसके साइकोलॉजिकल कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, उसको डायग्नोस करने में या उसको समझने में ये काम आता है। और इसका जो रिवाइज्ड वर्जन यानी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन आया है वो एमएमपीआई 2 है जो आजकल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टोटल 567 स्टेटमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें जो जिसके ऊपर टेस्ट किया जाता है यानी सब्जेक्ट को बोला जाता है कि हर स्टेटमेंट को सही या गलत बनाए अपनी सिचुएशन के हिसाब से। मतलब जो स्टेटमेंट उसके जिंदगी पर लागू होते हैं उसको वो ट्रू मार्क करेगा और जो नहीं लागू होते हैं उसको वो फॉल्स मार्क करेगा। तो ये 567 स्टेटमेंट्स को हमें ट्रू या फॉल्स बताना होता है। फिर इस टेस्ट को 10 सब स्केल्स में बांटा गया है जो कि अलग-अलग बीमारियों के बारे में डायग्नोसिस देते हैं या अलग-अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं जिसमें से 10 बीमारियां यहाँ लिखी है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, साइकोपैथिक डेविएट, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिनिटी, पैरानोया, साइकिस्थीनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन। ये 10 तरह की बीमारी होती है जिसके बारे में ये टेस्ट हमें समझाता है। इन बीमारियों के बारे में डिटेल में हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में या आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इंडिया में जो इसका एक टेस्ट डेवलप हुआ है, इसी का जो एडेप्टेशन है, वो मलिक एंड जोशी नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, जिसका नाम है जोधपुर मल्टीफेजिक इन्वेंटरी। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन्वेंटरी है आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनायर जिसको हम शॉर्ट में ईपीक्यू भी कहते हैं। इसको आइजिंग ने दिया था। आपको याद होगा कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जब हम साइकोडायनेमिक अप्रोच पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आइजिंग के बारे में भी पढ़ा था जिन्होंने टाइप या ट्रेट अप्रोच के बारे में हमें पर्सनालिटी के बारे में बताया था। तो आइज़ेंक ने 3 तरह की पर्सनैलिटी डायमेंशंस के बारे में बताया था। उन्हीं डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए हम ईपीक्यू क्वेश्चनायर का इस्तेमाल करते हैं। वो 3 डायमेंशंस हैं इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड यानी कि एक इंसान अपने समाज से कितना घुला-मिला रहता है।
इमोशनली स्टेबल या इमोशनली अनस्टेबल मतलब एक इंसान अपने भावनाओं को कितना अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। साइकोटिसिज्म वर्सेस न्यूरोटिसिज्म ये लेटेस्ट डायमेंशन इसमें ऐड किया गया है। ये जो 3 डायमेंशंस है ये इंसान की 32 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बताते हैं जो ईपीक्यू टेस्ट के माध्यम से हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड जो अप्रोच है सेल्फ रिपोर्ट मेजर का, ये है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनायर जिसको हम 16 पीएफ भी कहते हैं। ये रेमंड कैटन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। इनकी थ्योरी भी हम टाइप अप्रोच में पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने बोला था कि जो पर्सनैलिटी होती है वो कई ट्रेट्स पाए जाते हैं पर्सनैलिटी के। उन ट्रेड्स को मेजर करने के लिए इन्होंने फैक्टर एनालिसिस नाम के मेजरमेंट टूल का इस्तेमाल किया था। ये जो टेस्ट होता है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर ये हमें डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट देता है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट जिसके बारे में हमें चीजें बतानी होती है और इस चीजों में फिर हमें कई ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से हमें एक ऑप्शन चूज करता है जो हमारे ऊपर लागू होता है। ये जो टेस्ट होता है ये हाई स्कूल के बच्चों के ऊपर या बड़े लोगों यानी एडल्ट्स के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये करियर गाइडेंस के लिए यानी किसको क्या करियर चूज करना चाहिए और या ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के लिए या किसके लिए कौन सी जॉब उसके लिए सूटेबल रहेगी, ये चीजें मेजर करने के लिए 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनायर बहुत काम आता है। अब सेल्फ रिपोर्ट मेजर जो होता है, वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट की कुछ बुराइयाँ या खामियाँ भी हैं, जिसमें से फर्स्ट है सोशल डिज़ायरेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि जो लोग होते हैं, वो जो सामाजिक तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों के माध्यम से वो टेस्ट को फ़िल करते हैं। यानी कि जो भी समाज में चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, वो ही चीज़ें वो फ़िल करते हैं, जिसकी वजह से सोशल डिज़ायरेबिलिटी इसका लिमिटेशन बन गया है। नेक्स्ट है एक्विन्सेंस जिसका मतलब होता है कि जो इंसान होता है, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि उसके पास जो भी क्वेश्चन्स आते हैं, वो ज़्यादातर उस पे एग्री करता है या उससे सहमत रहता है। इसकी वजह से टेस्ट के रिजल्ट्स कभी-कभी गलत आ जाते हैं। तो हमने हमने सेल्फ रिपोर्ट मेजर कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, इसमें हमें ये पता चलता है कि इंसान का जो व्यवहार होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। यानी कि हमारे जो हमारे दिमाग का जो एक हिस्सा है, जिसमें जो चीज़ें बसती हैं, यानी कि अनकॉन्शियस जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, वो चीज़ें हमारे व्यक्तित्व के बारे में या हमारे व्यवहार के बारे में बताती है। तो जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं, वो डायरेक्ट टेस्ट होते हैं जो अनकॉन्शियस जो माइंड होता है, उसको मेजर नहीं कर पाता है। इसके लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक नाम का एक टेस्ट बनाया गया जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, जिसके द्वारा हम अपने अनकॉन्शियस माइंड या फिर भावनाओं को समझ सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। ये टेक्निक एक असम्पशन पे बनी हुई है कि जो अगर हम किसी व्यक्ति के सामने लेस स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि अगर हम उसको आधा-अधूरा कोई चीज़ देते हैं, तो वो जब उस चीज़ को पूरी करता है या उसके बारे में बताता है, तो वो उसकी छुपी हुई भावनाओं को दर्शाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में कुछ फीचर्स हैं, इसमें है कि स्टिमुलाई आर रिलेटिवली फुल्ली और रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि जो चीज़ें हम इंसान को देते हैं, वो या तो पूरी तरह से इनकम्प्लीट रहती हैं या वो आधी इनकम्प्लीट रहती हैं और इंसान को पूरा कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अलग-अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें किसी में हमें चीज़ें ड्रॉ करनी होती हैं, किसी में हमें ड्रॉ करके दी गई होती है, उसको कंप्लीट करना होता है। कभी हमें सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, तो इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई कहते हैं। जिस इंसान के ऊपर हम ये टेस्ट करते हैं, उसे इस टेस्ट के बारे में नहीं बताया जाता है या उसका जो स्कोरिंग या मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन है इस टेस्ट से हम क्या चीज़ें निकालेंगे, वो उसे नहीं बताई जाती हैं। जिसमें टेस्ट करते हैं उसे ये बोला जाता है कि इस टेस्ट के किसी कोई भी सही या गलत रिस्पॉन्सेज़ नहीं है। आपको जो सही लगता है, आप उस हिसाब से इस टेस्ट को दीजिए। हर एक रिस्पॉन्स जो इंसान देता है,
वो उसके व्यक्तित्व का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताता है। इसका जो स्कोरिंग या इसका इंटरप्रिटेशन है या जिस टेस्ट से हम जो चीज़ इन्फर करते हैं, वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है और कभी-कभी सब्जेक्टिव भी होता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कई तरीके की हैं, जिसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट अभी आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट है उसमें से रोरशाक इन ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट को हर्मन रोरशाक नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। इसमें 10 इंक ब्लॉट्स होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 2 रेड इंक में होते हैं और बाकी के जो 3 होते हैं वो अलग-अलग कलर्स में होते हैं। तो ये जो 10 इंक ब्लॉट्स होते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि जो अगर हम कागज को आधा मोड़ेंगे तो जो लेफ्ट साइड डिजाइन है, वो ही डिजाइन हमें राइट साइड भी मिलेगी। इसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। हर जो ब्लॉट होता है, वो एक व्हाइट कार्डबोर्ड के बीच में पेस्ट किया जाता है और वो 7 इंच बाय 10 इंच की साइज का होता है। ये जो ब्लॉट्स हैं, पहले इनको बनाने का तरीका ये होता था कि एक सादा कागज़ लिया जाता था, उसमें इंक ड्रॉप कर दी जाती थी और उस पेपर को आधा-आधा फ़ोल्ड कर दिया जाता था, जिससे वो पेपर के दोनों साइड पे इंक फैल जाए। इससे वो होता था कि वो पेपर जो होता था, वो सिमेट्रिकल हो जाता था। अब ये जो टेस्ट होता है, ये पेपर मेथड के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर टेक्निक्स आ गई हैं, जिससे हम इंक ब्लॉट्स बना सकते हैं। इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के तरीके होते हैं। इस टेस्ट को 2 भागों में एडमिनिस्टर किया जाता है। फर्स्ट को हम कहते हैं परफॉर्मेंस प्रॉपर, जिसमें इंसान को कार्ड दिखाया जाता है और उससे बोला जाता है कि वो इस कार्ड में क्या देख सकता है। नेक्स्ट होता है इंक्वायरी, जिसमें इंसान से पूछा जाता है कि जो चीज़ उसने पहले देखी थी, वो उसने कैसे देखी, कहाँ देखी, क्यों देखी और किस बेसिस पे कह रहा है कि वो ये चीज़ उसमें उसको इसमें दिख रही है। इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, उसमें बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बिना ट्रेनिंग के हम रोरशाक-इंक्लर्ट टेस्ट का इंटरप्रिटेशन अच्छे से नहीं कर सकते। नेक्स्ट टेस्ट होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसको मॉर्गन एंड मुरे नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। इसमें 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स होते हैं और एक सादा कार्ड होता है। हर जो पिक्चर कार्ड होता है वो किसी एक सिचुएशन को बताता है, मतलब पिक्चर कार्ड में ऐसी पिक्चर होती है कि वो किसी सिचुएशन के बारे में बताती है। कुछ पिक्चर कार्ड जो होते हैं वो मेल्स पे यूज़ किए जाते हैं और कुछ पिक्चर कार्ड फीमेल्स पे किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ बॉयज़ और गर्ल्स पे इस्तेमाल किए जाने वाले पिक्चर कार्ड्स भी अलग से बनाए गए हैं। एक सब्जेक्ट पे मेज़र करने के लिए 20 कार्ड इनफ है, लेकिन इनसे कम कार्ड भी यूज़ किए गए हैं सक्सेसफुली। जो ये टेस्ट है, ये बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए भी बनाया गया है। उमा चौधरी ने टैट का इंडियन अडैप्टेशन भी दिया है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका ये होता है कि एक इंसान को पिक्चर कार्ड दिखाया जाता है और उससे बोला जाता है कि ये जो सिचुएशन इस पिक्चर कार्ड में दिख रही है, आप उससे एक कहानी बनाइए। इससे बाद उस सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि इस सिचुएशन से पहले क्या हुआ होगा जिससे ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। इस सिचुएशन में इस समय क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। और इस सिचुएशन में इस पिक्चर कार्ड में जो कैरेक्टर्स हैं या जो इंसान है वो क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे होते हैं। तो जिस हिसाब से इंसान ये सब चीज़ें बताता है वो उसके व्यक्तित्व के बारे में दर्शाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोज़ेनबर्ग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, जिसको हम पीएफ स्टडी भी कहते हैं। इसको रोज़ेनबर्ग नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। इसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है कि इंसान अपना गुस्सा एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन पे कैसे उतारता है। यानी कि अगर उसके सामने एक सिचुएशन है जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है, जिससे वो एकदम तंग आ चुका है, तो उस सिचुएशन में वो इंसान गुस्सा कैसे निकालता है। ये टेस्ट कार्टून लाइक पिक्चर्स, यानी इसमें जो पिक्चर्स होती है वो कार्टून की तरह होती है, जिसमें एक इंसान जो होता है वो दूसरे इंसान को फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है और कॉल्स अटेंशन टू अ फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन, या कि किसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहा होता है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर ये होता है कि सब्जेक्ट को बोला जाता है कि जो फ्रस्ट्रेटेड इंसान है,
या जिसको फ्रस्ट्रेट किया गया है, वो क्या बोलेगा या क्या करेगा। इसके रिस्पॉन्स इस तरह से मेजर किए जाते हैं कि जो इंसान बोलता है कि उसका अग्रेशन किस तरफ है। उसका अग्रेशन हो सकता है खुद की तरफ हो, किसी दूसरी तरफ हो या किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ हो। ये चीज़ें उसके व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी चीज़ें बताती हैं। इसमें ये भी चीज़ें मेज़र की जाती है कि इंसान का फ़ोकस किस चीज़ पे है। उसका फ़ोकस जो फ्रस्ट्रेट कर रहा है उसके ऊपर है, फ्रस्ट्रेटेड इंसान को प्रोटेक्ट करने का है या उस प्रॉब्लम की कोई अच्छी सॉल्यूशन निकालने का है। इस टेस्ट का इंडियन अडैप्टेशन पारीक नाम के साइकोलॉजिस्ट ने निकाला है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें हम सब्जेक्ट को इनकम्प्लीट सेंटेंसेस देते हैं। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट इंसान को बताया जाता है और उसको दूसरा पार्ट कंप्लीट करना होता है। इंसान जिस तरह से सेंटेंस का एंडिंग करता है वो उसके एटीट्यूड या उसके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्रॉ पर्सन टेस्ट। इसमें सब्जेक्ट को बोला जाता है कि आप इस पेपर पे एक इंसान बनाइए। उसको पेंसिल और इरेज़र भी दिया जाता है ड्राइंग के लिए और जब वो इंसान बना लेता है, तो फिर उसको बोला जाता है कि आप ऑपोज़िट जेंडर का इंसान भी बनाइए। इसके बाद जब वो दोनों जेंडर का इंसान बना लेता है, तो उसे बोला जाता है कि आप इमेजिन करिए कि आप किसी प्ले का या आप किसी नाटक का किरदार हो और आप उसके ऊपर कहानी बनाइए। इसके इंटरप्रिटेशन के कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि इंसान जिस प्रकार से इंसान को ड्रॉ करता है, उससे उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। फर्स्ट है कि अगर कोई इंसान ऐसी चीज़ ड्रॉ कर रहा है जिसमें चेहरे के कुछ फीचर्स बिटा दिए गए हैं, तो उसमें ये हमें पता चलता है कि इंसान के एक बहुत ही बुरी किसी रिश्ते में फँसा हुआ है और वो उसे जता नहीं पा रहा है। अगर गर्दन के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है इंसान की ड्राइंग में, तो इससे हमें पता चलता है कि इंसान अपने इम्पल्सेस या अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर इंसान किसी का सिर उसके शरीर के हिसाब से बहुत बड़ा बना देता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि या तो उसे कोई दिमागी बीमारी हो सकती है या उसे बहुत सर दर्द हो सकता है। तो इस ये तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन इसके आगे भी बहुत ही तरह के इंटरप्रिटेशंस होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जिस प्रकार की ड्राइंग इंसान करता है, वो उसके बारे में क्या बताता है। ये हो गया हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल एनालिसिस। इसमें हमें पता चलता है कि इंसान का जो व्यवहार होता है, वो उसके व्यक्तित्व के बारे में कई चीज़ें बता सकता है। इसमें फर्स्ट मेथड होता है इंटरव्यू का। इसमें इंसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको जवाब देने रहते हैं। इंटरव्यू 2 तरीके के हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है या जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है या उस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है और जिस तरह से इंसान जवाब देता है, वो उसके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नंबर डिसाइडेड होते हैं। वो बदले नहीं जा सकते या क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं बदला जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें जो अनट्रेन्ड इंसान होते हैं वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और ऑब्जर्वेशन के लिए अगर हमको साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना है तो हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग चाहिए और इंसान को डिटेल में पता होना चाहिए कि वो क्या ऑब्ज़र्व करने जा रहा है और वो क्यों ऑब्ज़र्व करने जा रहा है, ताकि उसे वो ऑब्ज़र्वेशन अच्छे से हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये देखना है कि एक स्कूल में लंच टाइम में बच्चे कितना गुस्सा होते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट उसे ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि वो क्या ऑब्ज़र्व करने जा रहा है और उसे किस हद तक ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है। इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के कुछ लिमिटेशंस या खामियां भी होती हैं। इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है जिसमें जो बहुत टाइम कंज्यूम करती है या बहुत टाइम लेता है हमें ट्रेनिंग करने में, इसलिए ये उसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है कि एक साइकोलॉजिस्ट की मैच्योरिटी मतलब साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू करने के लिए मैच्योर होना चाहिए। थर्ड है कि ऑब्जर्वर अगर कहीं पे प्रेज़ेंट है, तो रिज़ल्ट
गलत आ सकते हैं, कंटैमिनेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बर्थडे पार्टी में एक इंसान ऑब्जर्व करने गया है कि बच्चे एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं, तो अगर वहाँ पे ऑब्जर्वर प्रेजेंट है तो हो सकता है कि बच्चे अपना सही रूप ना दिखाएं। इस वजह से उसका रिजल्ट कंटैमिनेट हो सकता है। नेक्स्ट मेथड होता है बिहेवियरल रेटिंग्स। ये अक्सर कर एजुकेशनल या इंडस्ट्रियल एरियाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। बिहेवियरल रेटिंग्स जनरली उन इंसानों से ली जाती हैं जो कि असेसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि जिसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके साथ बातचीत बहुत समय से कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसान दूसरे इंसान को कैटेगरी में बाँटता है उसके व्यक्तित्व या उसके बिहेवियरल के हिसाब से। मतलब एक इंसान जिस प्रकार से व्यवहार करता है, उसको उस कैटेगरी में डाला जाता है। इसके लिमिटेशंस होते हैं, फर्स्ट होता है हैलो इफेक्ट, यानी कि जो रेटर्स होते हैं, जो रेट करते हैं लोगों को, वो ज़्यादातर बायस होते हैं या उनकी बायस जजमेंट को हमारे कंटैमिनेट कर सकती है। नेक्स्ट है मिडल कैटेगरी बायस। इसका मतलब होता है कि अक्सर कर जो रेटर्स होते हैं, वो लोगों को जो स्केल है यानी 1 टू 10 की स्केल है अगर, तो वो इंसान को 5 में प्लेस करते हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहते हैं, यानी कि वो इंसान को ना लो पे रखना चाहते हैं, ना हाई पे रखना चाहते हैं, इसलिए वो मिडल पे रख देते हैं। दूसरा होता है एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस, जिसमें इंसान की टेंडेंसी कुछ रेटर्स की टेंडेंसी होती है कि वो इंसान को या तो एकदम लो पे रखेगा या तो एकदम हाई पे रखेगा। इन 3 चीज़ों की वजह से हमारी रिजल्ट कंटैमिनेट हो सकती है, इस वजह से हमें इसको बहुत ध्यान देके करना चाहिए। नेक्स्ट होता है नॉमिनेशन। ये ज़्यादातर पीयर असेसमेंट में यूज़ होता है, यानी कि ये हमारे जो दोस्त होते हैं, वो हमें कैसे देखते हैं या किस नज़रिए से देखते हैं। ये उन इंसानों के द्वारा किया जा सकता है जो एक-दूसरे से काफ़ी समय से बातचीत कर रहे होते हैं और एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक इंसान को बोला जाता है 4-5 इंसानों का नाम देके कि आप इनमें से किसके साथ खेलना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो या रहना चाहते हो। तो उस इंसान से ये भी पूछा जाता है कि आप इसके साथ क्यों रहना चाहते हो या क्यों खेलना चाहते हो? इससे पता चलता है कि उसके व्यक्तित्व में क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। इसकी लिमिटेशंस होती है हाइली डिपेंडेबल, यानी कि जो भी चीज़ें हमें इंसान बता रहा होता है, हमें उसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, हम कुछ और नहीं देख सकते। दूसरा है पर्सनल बायसेस से ये रिज़ल्ट कंटैमिनेट हो सकते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा है, वो दूसरे बच्चे से उसके व्यवहार अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छा है। तो ये रिज़ल्ट कंटैमिनेट कर सकता है, मेबी हमें पता चले कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, जो कि उसके व्यक्तित्व से ऑपोज़िट है, क्योंकि उस जो जो पहला इंसान है, वो उसको अच्छा नहीं समझता है, जबकि वो रियलिटी में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट होता है सिचुएशनल टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये टेस्ट मेज़र करते हैं कि एक इंसान स्ट्रेस में, यानी जब वो चिंता में रहता है, तो वो उस सिचुएशन से कैसे डील करता है या उसमें कैसे व्यवहार करता है। इसमें इंसान को बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं या काम करने को दिए जाते हैं दूसरे इंसानों के साथ, जिसमें दूसरे इंसान को बोला जाता है कि तुम कोऑपरेट मत करना और उसके काम में अड़चन लाना। तो उसको एक रोल प्ले करने को दिया जाता है कि वो दूसरे इंसान के साथ बिहेव कर रहा है जिसमें दूसरा इंसान कोऑपरेट नहीं कर रहा है और उसके काम में बाधा ला रहा है। तो ये जो बाधा और जो नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर है, ये पहले इंसान को स्ट्रेस देगा और इससे हमें ये पता चलेगा कि वो इंसान स्ट्रेस में कैसे बिहेव करता है। तो ये हो गए हमारे पर्सनैलिटी असेसमेंट के कुछ मेथड्स जिससे हम अपने व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं या उसे मेज़र कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर 2 के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।